देखें होता है क्या दर्द दिल, जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में ये लगा देगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए परसेंटेज का ये दूसरा क्लास है, मैथ का एपिसोड नंबर 9 है ये। इससे पहले के 8 क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमारा कंटिन्यू क्लास चल रहा है और ये लगातार चलते रहेगा। तो दोस्तों इसमें बने रहिएगा। हाँ, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि क्या होगा ना कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डेली आपको मिलेगा और आसानी से आप गणित को सीख पाएंगे। अच्छा, तो बढ़ते हैं, आज सीधे बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। और आज का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, और पहला क्वेश्चन तो हम लोग के सामने है। और क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन का कहना है, सबसे पहले क्वेश्चन का कहना है भैया कि 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए और इन दोनों विषय के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक बात है। इस सवाल को बनाने के लिए ना, ये प्रतिशत जो बोल रहा है ना, केवल प्रतिशत को इग्नोर करिए, ठीक है। 5 अनिवार्य विषय में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। तो मान लेते हैं कि 5 विषय में 60 औसत, प्रतिशत ना बोल के 60 नंबर प्राप्त किया। तो 5 विषय, दोस्तों ध्यान देना, 5 विषय का योग कितना हुआ बताओ? योग कितना हुआ? तो 5 विषय का योग हुआ 5 गुना 60, तो 60 पचे 300। अब कहता है कि 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे। मान लेते हैं कि प्रत्येक विषय में 2 जो विषय है वैकल्पिक विषय, सुनिएगा यहां पर वैकल्पिक विषय, एक विषय में मान लेते हैं कि x नंबर लाया, ये मान लिया मैंने, ठीक। तब कहता है, क्या जानते हैं, तब कहता है इन दोनों विषय के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर गया। तो पहले 60 था, अब 4% गिर जाएगा पूरे का, तो 7 विषय हो जाएगा। 2 वैकल्पिक विषय के में प्रत्येक, यहां पर हम क्या करते हैं, 2 नहीं लिख के यहां सीधे रहने देते कि वैकल्पिक विषय का x, तो 2 वैकल्पिक विषय था तो 2x नंबर हो जाएगा। एक बात, इससे क्या हो रहा है कि पूरे का औसत 4% गिर गया है। तो पूरे का यानी 7 विषय का, तो 7 विषय का औसत 4% गिरने से हो जाएगा अब 56। तो दोस्तों योग कितना हो जाएगा ये बताइए? 7 विषय का 7 गुना 56, 7 गुना 56, ये 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, और 7 पचे 35 और 4 39, ठीक है ना। 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 पचे 35 और 4 39। 7 विषय का 392, 5 विषय का 300 और प्रत्येक वैकल्पिक विषय का x। तो 2 वैकल्पिक विषय है तो 2 वैकल्पिक विषय का 2x नंबर, 2 विषय का, 5 विषय का 300, तो 5 विषय का 2 विषय का 7 विषय का हो गया, और 7 विषय का है 392। अब ये 2x बराबर 300 जाके घट गया तो 92 हुआ। 2 से 92 को काटे तो 46 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना हो गई? 46। और सब था प्रतिशत में, तब प्रतिशत में बोल दीजिए, यानी 46% हो जाएगा प्रत्येक वैकल्पिक विषय का। ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की तरफ आ जाइए। दूसरा कहता है क्या, यदि b की अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है तो a से b कितना प्रतिशत कम कमाता है? सवाल ऐसा जब भी हो कि एक बार इंक्रीज दे और डिक्रीज पूछे, या डिक्रीज दे और इंक्रीज पूछे, तो सुन लीजिए क्या कहता है। कहता है b की अपेक्षा a 25% अधिक कमाता है, 25% अधिक कमाता है। तो अगला बार पूछेगा b के अपेक्षा, a की अपेक्षा b कितना प्रतिशत कम कमाता है। अधिक देगा तो कम पूछेगा, कम देगा तो अधिक पूछेगा। तो पहले देखना है कि जो डाटा दिया है वो वृद्धि में दिया है कि कमी में।
दिया है वृद्धि में 25% अधिक, तो 100 में 25 को नीचा जोड़कर लिखिएगा। अगर 25% पहला ही कम वाला डाटा देता तो 100 में 25 घटा के लिखते। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बाकी जो पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा। अब आ गया 25/125, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 25 पचे 125, अब 5 से काटा तब 20 बार में हमारा आंसर हो गया 20%, यानी हो गया कौन? ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है? एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तक उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तक हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितनी है? ऐसे सवाल अगर रियल वैल्यू कहीं दिया हुआ है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत होता है। यह 4800 जो है ना दोस्तों, यह हिंदी का दिया हुआ है। 4800 किसका दिया हुआ है? हिंदी का दिया हुआ है। सुनिए, तो एक काम करिए, हिंदी पर पहुंचिए। टोटल मान लेते हैं x पुस्तक, टोटल का एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में, तो इसका 40% अंग्रेजी होगा, तब बचा 60% जो दूसरे विषय में होगा। ठीक है, इतना दूसरा विषय हो गया हिंदी, सॉरी ये पुस्तक अंग्रेजी वाला इसमें नहीं है, क्योंकि 40% अंग्रेजी, तो बचा 60% जो दूसरे भाषा में होगा। शेष पुस्तक का 40% हिंदी में, यानी जो शेष है इसका 40% क्या है? हिंदी में। और हिंदी वाला की संख्या तो भैया 4800 दिया हुआ है। सुनिए जरा, ये x गुने 60% का मान कितना हो जाता है जानते हैं? 3/5। और 40% का मान जानते हैं? 2/5। ये हुआ 4800। 3 दूना 6, 6 8 4800। तो x की वैल्यू कितना? 25 25 8 200 ही वाला और 20 वाला 20,000 आपका आंसर है। कहां? तो ऑप्शन डी में। आपका आंसर तैयार है, ऑप्शन डी में लीजिए। अगला सवाल पर आ जाइए, चौथा। कहता क्या है? किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी के तेल हैं, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल शेष बचा है? दोस्तों कहता है कि 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% टपक कर बाहर गिर गया, तब कितना प्रतिशत बचा? ए भैया 95% बचा। ये कोनो पूछने वाला बात है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ये पूछे वाला बात है। हाँ, अगर कहता कितना लीटर तेल है, तब 250 का 5% गिर गया तो 95% बचा, यानी कि 250 का 19/20 बचा। अब भाग उग दे के जो आ जाता वो हो जाता, लेकिन आपको ऐसे थोड़े पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। रियल में कहता तब इतना लीटर होता। हाँ, आइए अगला सवाल 5वां। कहता है भैया, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे? अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना। कहता है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, और एक लड़का 133 नंबर लाया और तब भी 67 नंबर से फेल कर गया, यानी 67 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। 133 में 67 जोड़िए तो कितना? 200 नंबर पर पास होता। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि पास होने के लिए, चूंकि पास होने के लिए तो प्रतिशत में 40% चाहिए, जबकि रियल में पास होने के लिए 200 चाहिए। ए भाई, इसलिए टोटल नंबर अगर निकालना है तो 100% का मान निकालना है। इस 40 का कितना गुना 200 होता है? 5 गुना। तो 100 का 5 गुना 500 हो गया आंसर, बात खत्म। और नहीं तो ऐसे कि 200/40 तो 1% का मान हुआ, 100 से गुना 100% का मान। 40 पचे 200, ये हो गया। हाँ, 40 पचे, यहाँ 1 0 होता ना केवल। 40 पचे 200 और 5 से 100 में गुना 500। 500 का ऑप्शन सी में, टोटल पूर्णांक 500। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए छठा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत रुपए में क्या होगी? सुनिए, उसकी मासिक आय है 3000 और वो आदमी अपनी आय का 60% खर्चा करता है,
60% खर्च करता है तो 40% बचाता होगा, इतना का 40% वो बचाया। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 120 रुपया। यहां पर कितना हो गया, 4 3 12, 3000 है, 3000 है तो 1 जीरो और रहने दीजिए, 1 जीरो रहने दीजिए, यानी हो गया 1200। 1200 कहां, ऑप्शन डी है ना। यहां 3000 था, 300 नहीं। ये 3000 क्या करता है, 3000 कमाता है, 60% खर्चा करता है तो 40% बचाता है। 3000 का 40% हुआ 1200। आपका आंसर तैयार। अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए तो जरा। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% ने क्या किया जानते हैं, परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, संख्या में पूछा है कि कितना प्रत्याशी सफल हुआ है फाइनली रूप से ही बताइए। तो सुनिए, पूरा 1500 विद्यार्थी एग्जाम में बैठ गया था। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। तब 15% इसका परीक्षा पूरी नहीं किया, वो तो ऐसे ही छट गया। तब 85% विद्यार्थी परीक्षा पूरी किया होगा ना। यानी इतना लड़का ऐसा है। ये 1500 अब नहीं बचा, 1500 का 85%, 1500 से कम में होगा, समझे ना। इतना लड़का क्या हुआ कि परीक्षा पूरा किया। अब कहता है उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, तो हो गया। जो परीक्षा पूरी कर सके 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इतना का 80% स्टूडेंट परीक्षा उत्तीर्ण किया। तो कहता है कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, यानी उत्तीर्ण यानी सफल। तो एक काम करिए, ये हुआ आपका 1500, 85% का मान हो गया भैया 17/20, 80% का मान होता है 4/5। अब चलो सुनो, एक काम करो, 20 25 100, ये 20 25 100 हुआ और 100 से ही 100 कट गया, यानी 15 अब केवल बचा। अब ऊपर गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 या 17 चौके 68 कर लीजिए, या 15 चौके 60 गुने ये 15, ये 4 गुने 15 कर दिए, 15 चौके 60 गुने 17 कर देते हैं। 17 छक्के 102, 1 जीरो और 1020 कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन ए में है। आए अगले सवाल पर। आइए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां सवाल कहता है एक मकान की कीमत 40,000 रुपए है और उसमें रखे सामान का 15,000 है। यानी एक मकान का कीमत तो 40,000 है, उसमें सामान भी रखा हुआ है जिसका कीमत है 15,000। मकान और उसमें रखी वस्तु को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रति वर्ष देना होगा यदि प्रीमियम 7.5% है। ये प्रीमियम 7.5% का मतलब ये हुआ कि भैया इस 7.5 रुपया आपको देना होगा अगर 100 रुपया रिस्क कवर करेगी कंपनी तब। यानी 100 रुपया का बीमा, जैसे अगर आग लग गया तो 100 रुपया आपको देगा कंपनी, कब, जब 7.5 रुपया प्रीमियम भरिएगा तब। पता है समझ में। तो एक मकान की कीमत तो है 40,000, 15,000 उसमें रखे सामान, तो टोटल हो गया 40 15 55। अब इस 55,000 का बीमा होगा भैया। तो 55,000 का सबसे पहले जान लीजिए कि 55,000 जो कीमत है इस पूरे कीमत का बीमा नहीं होने वाला है, उसके 80% का ही बीमा होगा। जैसे सिंपल सा बात सोचिए, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, ठीक है, कल वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, यानी वो गाड़ी खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, या गाड़ी चोरी हो गई, तो क्या आपको 5 लाख बीमा मिलेगा? नहीं। उस गाड़ी का बीमा अगर हो चुका है तो उस गाड़ी के हो सकता है कि 80% दाम का बीमा हुआ होगा, यानी हो सकता है कि 4.5 लाख का या 4 लाख का ही बीमा होता है और वो हर साल घटते भी रहता है। उसी तरह कि मकान और सामान का दाम तो 55,000 है लेकिन पूरे का बीमा नहीं होगा। वैसे होता तो आदमी गाड़ी चुरवा देगा अपने, ऐसे में क्या होता है कि नुकसान होता है पार्टी का भी जिसका गाड़ी है। तो मकान के 80% का ही बीमा होगा और इतना का प्रीमियम देना है 7.5%, तो 7.5% इसका भी निकाल लीजिए। अब क्या करिए आप प्रतिशत से 2 जीरो को उड़ा लीजिए, 2 जीरो और है तो इस प्रतिशत से हम इस 2 जीरो को उड़ा देते हैं। अब बच गया हमारे पास ही 55, गुना बच गया है 8, गुना बच गया है ये 7.5, तो ये 75/10 भी लिख सकते हैं। अब काटने के लिए आप काट सकते हैं 5 से यहाँ 11 बार में, 5 से इसको 2 बार में, 2 से इसको 4 बार में,
अब आप 75 दूना 150, 150 दूना 300, 11 गुना 300 बोले तो 11 तिहाई 3300 आपका आंसर होना चाहिए। 3300 है ऑप्शन ए में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9वां सवाल देख लीजिए जरा। सवाल 9 नंबर कहता है क्या कि संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तक क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.50 यानी कि 13.5 रुपया है। तो उसके जेब पर कुल धनराशि कितनी? अच्छा, उसके जेब खर्च की कुल धनराशि, टोटल धनराशि पूछा है, मान लेते हैं x। पूरी राशि का, अच्छा एक बात, यहां पर पूरे सवाल में रियल वैल्यू यहां पर है, तो ये क्या है? उसके पास जो बचा यह राशि 13.5 रुपया है। क्या कहता है? शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है और वो है 13.5 रुपया। यानी मिठाई खरीदने में जो खर्चा हुआ है ना, मिठाई खरीदने में खर्चा वो 13.5। तो सबको छांटते छांटते मिठाई के खर्चा पर जाइए। कैसे? कहता है कि संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तक खरीदने में खर्च किया। तो इसका 20% मान लेते टोटल, उसके पास टोटल राशि अगर x है, ये हमने मान लिया है, तो टोटल राशि का 20% तो पुस्तक खरीदने में बर्बाद कर दिया। तो इसका 80% उसके पास बच गया और जो शेष बचा है ना, उस शेष का 25% स्टेशनरी पर। तो इसका 25% फिर खर्च करेगा तो इसका 75% फिर से बच जाएगा, क्योंकि जो शेष बचा है ना वो भी अपने आप में 100% कहलाएगा। तो जो शेष बचा था उसका 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है तो उसका 75% बच गया। यानी कि अब उसके पास बचत है इतना, अब जो बचा है उसमें से भी कहता है अब बची राशि का 10% गरीब को दान कर देगा। देखो अब जितना बचा हुआ है ये भी अपने आप में 100% है, इसका 10% गरीब को देगा तो इसका 90% उसके पास अभी भी बचा है और जो बचा है उसी से खरीदेगा मिठाई, या मिठाई है 13.5 रुपये का। यानी ये जो बचा है मिठाई खरीदने वाला वैल्यू बचा हुआ है और वो है आपका 13.5। बात खत्म। अब देखो जरा इधर, x गुना 4/5 हो जाएगा 80% का मान, 75% का मान 3/4, 90% का मान 9/10 और 13.5 हो गया यहां पर। चलो बट्टा में 100 लिख देते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो चलो 0 से 0 काट दिए हैं और बच जाता है हमारा ये 10 से 10 काट दिए हैं और 9 से 15 नमा 35 से। आप देखिए अब यहां से 3 पचे 15 और कोई कटने वाला है तो काटिए, 4 से 4 काट दीजिए। x की वैल्यू कितना? ये बट्टा वाला 5 और ऊपर वाला 5, 5 25, यानी उसके पास टोटल 25 रुपया था। देखिए 25 रुपया में वो आदमी कितना काम कर दिया। आप लोगों से कोई काम नहीं होता है, बताइए। देखिए 10वां सवाल लास्ट है, कहता है दो संख्या का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा? अंतरफल मतलब कि उसका डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। दो संख्या का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये 6.2/3% का मान कितना होता है? ये 6 18 2 20, 20/3 प्रतिशत बोले तो बट्टा में 100, 20 पचे 100 यानी 1/15 हो गया। चलिए 6 18 2 20, 20/3, 20 पचे 100, 1/15। सुनिएगा, एक संख्या मान लेते हैं ए, दूसरा संख्या मान लेते हैं बी। एक संख्या का 10% जो है दूसरी संख्या का 6.2/3% के बराबर, यानी उसका वैल्यू है 1/15, यानी इसके 1/15 के बराबर। कहता है कि पहला संख्या का 10% दूसरी संख्या के 1/15 के बराबर है। 10% का मान तो भैया होता है कितना? 1/10। तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/10। अब 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा इसको 3 बार में। ए को और बी को इधर रख दीजिए और उधर तो 3 है नीचे में, इधर 2 नीचे में, उधर गया ऊपर में 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि अब दोनों संख्या में संख्या ए और संख्या बी पहला दूसरा माने हैं, इसका रेशियो 2:3 का हो गया। कहता है दोनों का योगफल तो 4000 है, तो संख्या का अंतरफल क्या होगा? अंतर पूछा है। सुनिए, आपका जो आंसर होगा वो 4000 का, सुनिए अंतर निकालना है ना,
तो दोनों में अंतर कितना का, 1 का, कुल कितना में, तो 5 में। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 800 बार में खत्म, आपका आंसर 800 हो गया। 800 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज का ये दूसरा क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और क्लास को देखना तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो सीरीज चल रहा है इसका ये 9वां वीडियो था। बाकी के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर चाहते हैं धुरीना पर जाकर पेड कोर्स करना तो वहां भी आपको मेरा कोर्स अवेलेबल है एनटीपीसी के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर कोर्स को देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।